जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज की कहानी है दादी माँ का आत्मसम्मान। मई का महीना चिलचिलाती हुई भयानक गर्मी पड़ रही थी। अपने पल्लू से पसीने को पोंछती हुई खुले आसमान के नीचे तारों की छाँव में मोहिनी जी को नींद नहीं आ रही थी। नींद आती भी कैसे? आज सुबह से ही मोहिनी जी ने अनाज का एक दाना भी मुंह में नहीं डाला था। भूख के मारे पेट की आंतड़ियाँ सुखड़कर पीठ से चिपक गई थी। रात के करीब 1 बज रहे थे। मोहिनी जी रसोई में जाकर खाना ढूंढ रही थी, पर रसोई में खाने के लिए कुछ रखा ही नहीं था। फिर उन्होंने सोचा, चलो 1 गिलास दूध ही पी लेती हूँ। फ्रिज खोला तो देखा दूध का भगोना भी खाली पड़ा था। जब कुछ खाने पीने को नहीं मिला तो 1 गिलास पानी पीकर वापस खुले आसमान के नीचे जमीन पर बिछी हुई चटाई पर लेट गई। एक तरफ तो भयानक गर्मी, दूसरी तरफ भूख से परेशान होकर बस इधर से उधर करवट बदल रही थी और बार बार आसमान में टिमटिमाते हुए तारों को देख रही थी। कब सुबह हो और कब उन्हें कुछ खाने को मिले। मोहिनी जी रसोई में जाकर खुद कुछ बनाकर भी खा सकती थी, मगर फूटी किस्मत उनकी, जो रसोई में जाकर कुछ बनाती तो खटर पटर की आवाज़ से उनके बहू बेटे, जो अपने कमरे में आराम से एसी चलाकर सो रहे थे, कहीं वह जाग न जाएं। एक तरफ बहू बेटे जहां इतनी भयानक गर्मी में आराम से एसी में सो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मोहिनी जी कमरे में एसी कूलर तो छोड़ो, पंखा भी नहीं लगा हुआ था। इसीलिए वह रोज़ खुले आसमान के नीचे चटाई बिछाकर ही सोती थी। कल बेटे के दोस्त की शादी थी, तो बहू और बेटे सुबह से ही शादी के फंक्शन में गए थे, तो खाना पीना रात को उधर ही खाकर आए थे। जाने से पहले मोहिनी जी के लिए उनकी बहू रात की बची हुई 2 बासी रोटी रख कर गई थी और मोहिनी जी से कह कर गई थी कि अचार के साथ रोटियां खा लेना। बहू अक्सर रात की बची हुई रोटियां मोहिनी जी के खाने के लिए दिया करती थी, इसलिए मोहिनी जी को रात की ठंडी और बासी रोटी खाने की आदत पड़ गई थी। उन्होंने भी बहू के कहने पर हाँ में सर हिला दिया और हिदायत देकर बहू बेटे अपने दोस्त के बेटे की शादी में चले गए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए मोहिनी जी बाहर आंगन में चारपाई बिछाकर बैठ गई। रात को जब मोहिनी जी को भूख लगी तब वह खाना लेने के लिए रसोई में गईं। जब रोटी निकालने के लिए कैस्ट्रॉल खोला तो देखा उसमें बहुत सारी चींटियां रोटी पर लगी हुई थीं। अब मोहिनी देवी जी को भूख बहुत जोर की लग रही थी, लेकिन रसोई में कुछ खाने को था ही नहीं। फ्रिज खोला और देखा तो उसमें भी खाने के लिए कुछ नहीं था। रात के करीब 11 बजे बहू और बेटे शादी में से वापस आए, लेकिन मोहिनी जी की अपनी बहू से इतनी रात को कुछ खाना मांगने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इसलिए वे चुपचाप से खुले आसमान के नीचे लेटी रहीं और बहू बेटे अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। लेकिन जैसे तैसे रात का अंधियारा बढ़ता गया, मोहिनी जी की भूख भी बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए वे रात के अंधेरे में भी रसोई में जाकर फिर से खाना कुछ न कुछ खाने के लिए ढूंढ रही थी। सुबह मुर्गे की आवाज़ के साथ ही उनकी आंख खुली और उन्होंने आकर देखा तो रसोई में बहू आरती खाना बना रही थी। खाने की खुशबू से मोहिनी जी की और भी ज़्यादा तेज भूख लगने लगी। मन ही मन वे सोच रही थी, चलो अब तो कुछ अच्छा खाने को मिल ही जाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर में आरती 1 कप चाय का प्याला मोहिनी जी के हाथ में थमाते हुए बोली, आज इतनी देर लगा दी उठने में, जल्दी से चाय पीकर पूरे घर की साफ सफाई कर दो और बाथरूम में कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, उनको भी धो के जल्दी से छत पर सुखा देना और सारा काम ख़त्म हो जाए तो किचन में आकर मेरा हाथ बटा देना। अभी थोड़ी ही देर में मेरे मायके से भैया भाभी आने वाले हैं, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी खाना तैयार कर रही हूँ। आप थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ और किसी भी काम में ज़रा भी देर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम उन लोगों के सामने काम करके मुझे यह जताने की कोशिश करोगी कि मैं घर के सारे काम तुमसे ही कराती हूँ। रात से भूखी प्यासी मोहिनी जी बहू के आगे कुछ बोल ही नहीं पाई और 1 कप चाय की प्याली पीकर ही
उन्होंने अपनी पेट की भूख को शांत किया। पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद और बाथरूम में कपड़े धोने के बाद मोहिनी जी बहू से बोली, बहू अब तो घर का सारा काम हो चुका है, रात से कुछ नहीं खाया, बहुत तेज भूख लग रही है। भूख के मारे अब तो हाथ पैर चलना भी बंद हो चुके हैं, कुछ खाने के लिए दे दो। कल जो रोटियां रख कर गई थी उसमें चींटियां लग गई थीं। अच्छा, गरम गरम खाना देखा नहीं कि झूठ बोलना भी सीख गई हो। किसी और को बुद्धू बनाना अपनी बातों से। मैं आपकी बातों में आने वाली नहीं हूँ। शर्म नहीं आती आपको खाने के लिए झूठ बोलते हुए? अभी आपको कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा जब तक मेरे मायके से भैया भाभी आकर खाना नहीं खा लेते। अरे अगर कुछ कम पड़ गया तो, अगर कुछ बच जाएगा तो मैं बाद में दे दूंगी। और अब इधर मेरे सर पर मत खड़ी रहो। हाथ में 2 बिस्किट थमाते हुए आरती बोली, जाओ अपने कमरे में बैठकर इन्हें खाकर वहीं पर सो जाना। जब मेरे मायके वाले आए तो उनके सामने इधर उधर ज़्यादा मत घूमना। मोहिनी जी हाथ में 2 बिस्किट लिए और बहू की कड़वी बातों को सुनकर अपने कमरे में आकर बैठ गई और सोचने लगी, अपने बेटे से भी क्या कहूँ जब मेरा बेटा भी अपनी पत्नी की ही सारी बातें सुनता है। जब से शादी हुई है उसे तो अपनी बूढ़ी माँ की तकलीफ़ दिखाई ही नहीं देती। कितनी पूजा पाठ और मन्नतों के बाद हमें बेटा मिला था। सोचा था बुढ़ापे में हमारे जीने का सहारा बनेगा, लेकिन बेटा अपनी माँ को देखकर भी अनदेखा कर देता है। उसे तो बस अपनी पत्नी आरती के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता, ना ही सुनाई देता है। कभी 2 पल के लिए भी मेरे पास बैठकर यह भी नहीं पूछता, माँ आपने दवाई खाई या नहीं, खाना खाया या नहीं, आपकी तबीयत ठीक है या नहीं। अपने बेटे के मुंह से माँ शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। जब भी मुंह से कुछ बोलता है तो बस आग ही उगलता है। ऐसा लगता है उसकी बातों से जैसे अभी ही अपनी माँ को कच्चा चबा जाएगा। अरे इतने नाजों से पाला पोसा हमने उसे, क्या था हमारे पास? अरे एक कमरे का छोटा सा घर था और एक छोटी सी कपड़े की दुकान। धीरे धीरे मेहनत करके उसके पिता ने उस दुकान को बहुत बड़े कारोबार में बदल दिया था और एक छोटे से घर की जगह एक नया बड़ा सा घर बनवा लिया था। अपने बाबूजी के साथ बैठकर उसने बिजनेस करना सीखा। पढ़ाई पूरी होने के बाद संजय अपने पिता के संग दुकान पर ही बैठने लगा। तब तक यह जिंदा थे, तब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। इन्होंने अपने रहते ही संजय की शादी भी करवा दी थी। ऐसा लग रहा था भगवान ने ढेर सारी खुशियाँ हमारे घर में दे दी हों। लेकिन एक दिन अचानक रोड एक्सीडेंट होने की वजह से वह हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। जब तक मेरे पति जिंदा थे कभी भी इस घर में खाने पीने की कमी नहीं हुई थी, क्योंकि सारी भागदौड़ मेरे पति के ही हाथ में थी। अगर मुझे कभी कुछ खाने पीने का मन होता था तो वह बाजार से लाकर दे दिया करते थे और अक्सर बेटे से चोरी छुपे रात को आइसक्रीम भी लाकर खिलाया करते थे। जब से मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर क्या गए, मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई। उनके जाने के बाद बहू और बेटे का व्यवहार भी बदल गया। धीरे धीरे करके बेटे ने दुकान पर पूरा कब्जा कर लिया और बहू ने घर पर। मुझसे मेरा कमरा भी छीन लिया गया और नौकरों वाले कमरे में मुझे बिठा दिया गया। घर के बाहर निकलने पर भी पाबंदियां लगा दी गईं। एक बार अचानक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। जब बेटे से दवाई लाने के लिए कहा तो उसने उल्टा जवाब देते हुए कहा, मेरे पास आपके लिए फालतू पैसे नहीं हैं खर्च करने के लिए, चुपचाप कमरे में पड़ी रहो। जब देखो बीमारी का नाटक करके पैसे खर्च करवाती रहती हो। बीमारी की हालत में भी बहू पूरे घर का सारा काम मुझसे ही कराती थी। तब भी अगर मैं मुंह से कुछ बोल देती तो घर में कलेश हो जाया करता था। इसी कलेश की वजह से मोहिनी जी हमेशा चुप रहती थी। मोहिनी जी के पति को गुजरे 15 साल हो चुके थे और बहू बेटे का रवैया दिन पर दिन और भी खराब होता जा रहा था।
अब तो उन्हें 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। मोहिनी जी की एक पोती है जो स्कूल ख़त्म होने के बाद इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए विदेश चली गई। जब उनकी पोती काजल छोटी थी तब मोहिनी जी अपनी पोती के संग अक्सर खेल कूद किया करती थी। काजल को भी अपनी दादी के संग घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता था। वह अपनी दादी के संग अक्सर पार्क में खेलने जाया करती थी और रात में जब तक वे अपनी दादी दादू से कहानी नहीं सुन लेती थी तब तक उसे नींद नहीं आती थी। स्कूल से आने के बाद अपनी सारी स्कूल की बातें अपनी दादी को बताया करती थी। मोहिनी जी ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपनी पोती की पढ़ाई में थोड़ी बहुत मदद करा दिया करती थी। काजल बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहती थी, इसीलिए स्कूल ख़त्म होने के बाद ही संजय और आरती ने उसे पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया। और जब से काजल पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई थी, मोहिनी जी बिल्कुल ही अकेले रह गई थी। एक वही तो थी जिसके संग बात करके मोहिनी जी अपने सारे गम भूल जाया करती थी। काजल भी अपनी दादी मोहिनी जी की दवाई और खाने पीने की सारी ज़रूरतों का हमेशा ख्याल रखती थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी और मोहिनी जी अपनी यादों के समुंदर से बाहर आ गई। वह समझ गई थी कि बहू के मायके से उसके भैया भाभी आ चुके हैं, लेकिन वह बाहर निकलकर नहीं देख सकती थी क्योंकि बहू ने उन्हें बाहर आने के लिए मना किया हुआ था। बहू अपने मायके वालों के संग खूब हंसी मजाक कर रही थी। जोर शोर से नाश्ता पानी भी चल रहा था। रात से भूखी मोहिनी जी अपने कमरे में बैठी बैठी इंतज़ार कर रही थी मुझे फिर से कुछ खाने को मिले। बहू के मायके वालों को आए हुए 2 घंटे से भी ऊपर हो चुके थे। थोड़ी देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए और सब खाना खाने लगते हैं। खाने की खुशबू से मोहिनी जी को और भी तेज़ भूख लगने लगी। अब तो उनके पेट की आंतड़ियाँ सिकुड़कर कांटा हो गई थी। वह पानी पी पी कर अपनी भूख मिटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पानी भी पीते पीते जग में ख़त्म हो चुका था। इसीलिए वह पानी लेने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलकर रसोई में गई। तभी बहू की भाभी बोली, दीदी आपकी सास घर में कुछ कामकाज करती है आपके संग में या नहीं, या दिन भर बस पड़े पड़े खाती ही रहती है? नहीं नहीं भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? अभी तो बुढ़िया बुढ़ी हो गई है। हाँ, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत काम कर लेती है। अरे बैठे बैठे थोड़ी मुफ्त की उसको खाना खिलाती रहूँगी। मोहिनी जी रसोई में खड़ी खड़ी अपनी बहू की बातों को सुन रही थी। बहू के शब्द उन्हें तीर की तरह चुभ रहे थे। उनकी आंखों से लगातार आंसुओं की धारा बह रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी, बहू कह तो ऐसे रही है जैसे मैं उसकी कमाई खा रही हूँ। अरे यह मकान, घर, दुकान सब कुछ तो मेरे पति का है। सोचते सोचते मोहिनी जी के हाथों से पानी का गिलास गिर गया और पूरी रसोई में चारों तरफ पानी पानी फैल गया। गिलास के गिरने की आवाज़ सुनकर बहू भागकर रसोई घर में आई और पूरी रसोई में पानी देखकर बुरी तरह से तमतमाते हुए मोहिनी जी के गाल पर एक जोरदार तमाचा खींचकर गिर दिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जब मैंने तुमको मना किया था रसोई में मत आना, फिर क्यों रसोई में आई? बुढ़िया, आज तो तेरी खैर नहीं, तेरी चटोरी जीभ तुझको यहाँ ले आई होगी। पूरी रसोई में गंद करके रख दी है। चल जल्दी से इसे साफ कर। बहू का चिल्लाना और थप्पड़ मारना क्या कुछ कम था? तभी बेटा भी पीछे से चिल्लाता हुआ कहता है, माँ, जब तुम्हारी बहू ने मना किया था तो फिर क्यों किचन में आई? क्यों सबका दिमाग खराब करती रहती हो? अरे पूरे घर में इधर उधर घूमना ज़रूरी है तुम्हारा? अपने कमरे में एक जगह नहीं बैठा जाता तुमसे शांति से? देखो कर दिया ना परेशान बेचारी अपनी बहू को। और दोनों पैर पटकते हुए बहू बेटे रसोई से चले गए। भूखे रहने का दर्द इतना नहीं था जितना बहू के हाथ से थप्पड़ खाकर हुआ। आज तो मोहिनी जी पूरी तरह ही टूट चुकी थी।
और किचन में ही एक कोने में बैठकर अपनी किस्मत पर रो रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भगवान मेरी जैसी औलाद और मेरी जैसी किस्मत किसी को मत देना। किचन साफ करने के बाद थोड़ी देर बाद मोहिनी जी अपने कमरे में आकर बैठ जाती हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना खाकर चले जाते हैं। उधर मोहिनी जी अपने कमरे में बैठी बैठी खाने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बहू रसोई में ताला लगाकर अपने कमरे में जाकर सो गई। मोहिनी जी बहू को आवाज़ देते हुए बोली, बहू कुछ खाना बच गया हो तो दे दो, कल रात से कुछ नहीं खाया है, बहुत जोर की भूख लग रही है। बहू बेटा दोनों चिल्लाते हुए बोले, आज तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा, आज तुमने सारे मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती की है, उसकी यही सज़ा है। जाकर चुपचाप अपने कमरे में लेट जाओ। अगर इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से ही रहना पड़ेगा, और ज़्यादा चूर चपट की तो कल भी खाना नहीं मिलेगा, और ज़्यादा ही परेशानी है तो चली जाओ हमारे इस घर को छोड़कर, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। बेटे और बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मोहिनी जी के कान खुले की खुले रह गए। वह वहीं लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर पड़ी। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएं, लेकिन उनसे अब और अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू को कसा और कुछ पैसे जो उनके हाथ में थे वह लेकर घर से निकल गई। बहू बेटे चुपचाप खड़े उन्हें जाता हुआ देख रही थी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपनी माँ को रोकने की कोशिश नहीं की और ना ही पूछने की कि माँ आप कहाँ जा रही हैं। घर से निकलते समय मोहिनी जी के पास मुश्किल से 300 रुपये ही होंगे। वह सोच रही थी कि इन 300 रुपये से क्या कर सकती हैं, और भूख भी बहुत ज़ोरों की लग रही थी। तो सबसे पहले उन्होंने एक प्लेट समोसे लेकर अपने पेट की भूख को शांत किया। अब मोहिनी जी के दिल और दिमाग में यही सवाल चल रहा था, आगे की ज़िंदगी कैसे कटेगी। हाथ में सिर्फ अब 280 रुपये ही बचे थे। वहाँ से थोड़ा आगे चली तो देखा कि कुछ दूरी पर ही मेला लगा हुआ था। मेले को देखकर उनके दिमाग में बहुत ही अच्छा ख्याल आया। उन्होंने अपने पास बचे हुए पैसों से कुछ छोटे मोटे खिलौने खरीद लिए और उन्हें मेले के बाहर खड़े होकर बेचने के लिए चली गईं। अभी सुबह से दोपहर हो चुकी थी और उनका एक भी खिलौना नहीं बिका था। मायूस मोहिनी जी आने जाने वाले सभी लोगों से खिलौने लेने की विनती कर रही थी। तभी थोड़ी देर बाद एक अनाथ आश्रम के मैनेजर वहां आए और उनको खिलौने बहुत ही पसंद आ गए। उसने अपनी अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए सारे खिलौने खरीद लिए और मोहिनी जी की आज पहली कमाई हुई थी। रात के करीब 7 बज चुके थे। मोहिनी जी को ज़ोर से भूख भी लग रही थी। सबसे पहले उन्होंने खाना खाया, क्योंकि वह जानती थी कि घर जाकर बहू खाने को तो देने वाली नहीं है, और खाना खाकर वह घर वापस आ गई। अब मोहिनी जी रोज़ यही करने लगी। सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम करने के बाद मोहिनी जी कभी गुब्बारे तो कभी खिलौने बेचने के लिए निकल जाती थी, और रोज़ रात को पेट भर खाना खाने के बाद ही घर वापस आती थी। बहू बेटे कभी भी उनसे यह नहीं पूछते थे कि आप इतनी देर तक कहाँ जाती हो, क्योंकि उन्हें अपनी माँ से कुछ लेना देना ही नहीं था। धीरे धीरे करके अब मोहिनी जी के हाथ में कुछ पैसे इकट्ठे हो चुके थे। अपनी दवाई और खाने पीने का खर्चा वे स्वयं उठा सकती थी। उन्हें हर छोटी छोटी चीज़ के लिए अपने बहू बेटे के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते थे। ऐसे ही करते करते करीब 1 साल बीत गया। उधर काजल की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। वह अपनी मम्मी पापा और दादी को सरप्राइज़ देने के लिए इंडिया वापस आ रही थी, और फ्लाइट में बैठे बैठे सोच रही थी, अरे मम्मी पापा और दादी मुझे देखकर कितने खुश हो जाएंगे। उसने अपनी दादी और मम्मी पापा के लिए बहुत सारे तोहफे भी खरीद लिए थे। उसके साथ ही उसकी एक सहेली भी इंडिया वापस आ रही थी। दोनों सहेली आपस में बैठकर बातें कर रही थी। काजल ने पूछा, तुम सबसे पहले जाकर क्या करोगी घर पर? उसने कहा, मैं सबसे पहले अपनी पुरानी दोस्तों से मिलने जाऊंगी। फिर उसकी दोस्त ने काजल से पूछा, तुम क्या करोगी सबसे पहले घर जाकर?
काजल ने कहा, मैं तो सबसे पहले अपनी दादी को ज़ोर से हग करूँगी, फिर उनके हाथों से खाना खाऊंगी, उनके संग रात में मीठी मीठी सी कहानी सुनूंगी। इन सारी चीज़ों को याद करते करते कब दोनों सहेलियां इंडिया पहुंच गई पता ही नहीं चला। एयरपोर्ट से टैक्सी कर कर अपने घर के लिए निकल गई। थोड़ी ही दूर आने के बाद देखा रोड के दूसरी तरफ मेला लगा हुआ था। मेले को देखते ही उसकी सहेली ने झूला झूलने की जिद की। काजल का तो बिल्कुल मन नहीं था टाइम वेस्ट करने का, पर वह जल्दी से जल्दी अपनी दादी और मम्मी पापा से मिलना चाहती थी, लेकिन अपनी सहेली को भी मना ना कर पाई और मेला देखने के लिए चली गई। जैसे ही काजल मेले के पास पहुंची, वहां गेट पर ही उसकी दादी एक डंडे पर बहुत सारे गुब्बारे और खिलौने लिए बेच रही थी। माथे से टपकते हुए पसीने को अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछ रही थी। काजल की सहेली ने भी कहा, देख काजल, यह तो तेरी दादी जैसी लग रही है। दोनों मोहिनी जी के और नज़दीक गई तो काजल की आंखें फटी की फटी रह गई। वह तो सचमुच उसकी दादी ही थी। दादी की निगाहें अपने खिलौने बेचने में लगी हुई थी। उन्होंने पास आई काजल को बिना देखे ही कहा, बेटी 2 रुपए का एक खिलौना है, तुम्हें कौन सा खिलौना चाहिए? काजल की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसने कहा, दादी एक नहीं, मुझे तो सारे खिलौने चाहिए। अपनी पोती की आवाज़ सुनकर मोहिनी जी ने नज़र उठाकर देखा तो सामने काजल थी। दोनों दादी पोती एक दूसरे को कसकर गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। पास में खड़ी काजल की सहेली ये सारा नज़ारा देख रही थी और उसकी भी आंखों से आंसू निकल रहे थे। काजल ने अपनी दादी से पूछा, दादी आप यहाँ क्या कर रही हो और यह खिलौने क्यों बेच रही हो? इस उम्र में जब आपको आराम करना चाहिए तब आपको मेले में आकर काम करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? दादी मम्मी पापा कहाँ हैं? क्या उन्होंने आपको यह सब करने से नहीं रोका? कितनी तेज़ गर्मी पड़ रही है, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? मैं पहले ही अपने दादाजी को खो चुकी हूँ, अब आपको नहीं खोना चाहती। दादी सच सच बताइए, यह सब काम करने की आपको क्या ज़रूरत पड़ गई? पोती के मुंह से इतने प्यार भरे शब्द सुनकर मोहिनी जी और भी तेज फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने अपने ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में अपनी पोती को सब कुछ बता दिया। अपने माता पिता की ऐसी हरकतें सुनकर काजल दंग रह गई। उसे ये सब सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर पर आसमान टूट पड़ा हो। वह तो अपने माता पिता को अपना भगवान समझती थी। भगवान के भेष में शैतान भी हो सकते हैं, उसे नहीं पता था। उसने अपने माँ बाप को सबक सिखाने का निर्णय कर लिया था। काजल ने अपनी सहेली रानी से कहा, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी दादी को अपने संग रख सकती हो? रानी ने कहा, काजल यह तेरी नहीं मेरी भी दादी हैं, वह जब तक चाहे मेरे घर पर रह सकती हैं। अब मोहिनी जी काजल की दोस्त रानी के घर पर रहने के लिए चली गईं। काजल ने कहा, दादी मैं आपसे हर रोज़ मिलने आती रहूँगी। काजल अपनी दादी को रानी के घर छोड़कर अपने घर पर आ गई। उसके मम्मी पापा उसे देखते ही चौंक गए। अरे बेटा काजल, तुम यहाँ? तुमने आने से पहले बताया क्यों नहीं कि तुम इंडिया वापस आ रही हो? अरे हमें पहले बता देती तो हम तुम्हारे स्वागत की बहुत ही अच्छी तैयारी कर कर रखते। काजल ने कहा, मम्मी अगर मैं पहले बता देती तो जो आज मेरी आंखों ने देखा वह शायद कैसे देख पाती। अच्छा ये सब छोड़िए, यह बताइए दादी कहाँ है? स्पेशली मैं दादी से मिलने ही तो आई हूँ इंडिया। आपको पता है मम्मी, कल दादी का जन्मदिन है और मैं इस बार दादी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहती हूँ और आप लोगों को बहुत बड़ा सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। मैं जल्दी से दादी के कमरे में जाकर उनसे मिलकर आती हूँ। काजल मोहिनी जी को आवाज़ लगाती हुई और उनके कमरे की ओर चली गई, लेकिन वहाँ तो दादी थी ही नहीं। वह तो बस अपने मम्मी पापा के सामने यह सब नाटक कर रही थी। काजल ने अपने मम्मी पापा से पूछा, पापा दादी कहाँ है? मैंने पूरा घर देख लिया, दादी कहीं दिखाई नहीं दे रही है।
आरती ने कहा, बेटा कहीं गई होगी आसपास में, वरना पूरा दिन तो घर में ही पड़ी रहती है और काम ही क्या है तेरी दादी पर। खाया पिया और पड़ गई। मम्मी पापा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर काजल आज बहुत ज़्यादा दुखी थी। सुबह से रात हो चुकी थी लेकिन मोहिनी जी अभी भी घर नहीं आई थी। तब काजल ने कहा, पापा दादी अभी तक घर नहीं आई है, क्या आपको कहकर गई थी कि कहाँ जा रही है? बेटा तुम्हारी दादी हमें कुछ बताकर नहीं जाती। जब मन करता है कहीं भी निकल जाती हैं और जब मन करता है तो घर आ जाती हैं। रात बहुत हो चुकी थी और सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। जाने के बाद काजल अपनी दादी से फ़ोन करके बातें करती है। काजल मोहिनी जी से कहती है, दादी मैंने जाल बिछा दिया है, बाकी का काम हम कल करेंगे। दूसरे दिन सुबह काजल मोहिनी जी को लेकर घर आ जाती है। आरती और संजय अपने सामने अपनी माँ को देखते ही हक्के वक्के रह जाते हैं और काजल से पूछते हैं, बेटा कहाँ मिली तुझे ये बुढ़िया? माँ आपने तो मुझे बताया ही नहीं था कि दादी कहाँ गई है। आज दादी का जन्मदिन था तो मुझे तो दादी को ढूंढना ही था। आप लोग कितने एहसान फरामोश हो, झूठ पर झूठ झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे मुझसे। अगर मैंने दादी को एयरपोर्ट के बाहर मेले में खिलौने बेचते हुए नहीं देखा होता तो मैं तो आपकी बातों पर आ गई होती। माँ आप एक औरत होकर भी अपनी बूढ़ी सास के संग ऐसा कैसे कर सकती हैं? अरे माँ के चरणों में तो स्वर्ग होता है और आपने उसी माँ को गाल पे तमाचा मार दिया। आपको तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। कल को अगर मैं आपके गाल पर तमाचा मारूं तो आपको कैसा लगेगा? जरा सोच कर देखिए। और पापा आप, दादी ने तो आपको जन्म दिया है ना, तो क्या आपको अपनी माँ की तकलीफ़ समझ नहीं आती? यही अगर मैं आप लोगों के संग करूं तो आपको कैसा लगेगा? आप दोनों से मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अरे यह घर और दुकान सब कुछ तो मेरे दादी और दादू का है, फिर आपने इन्हें इन्हीं के घर से जाने के लिए कह दिया और खाने के नाम पर 2 रात की बची हुई बासी रोटी देते थे। कमरे में एक पंखा तक नहीं लगवाया आपने उनके, और कोई अपने घर के नौकर के संग भी इतनी जाती नहीं करता जो आपने किया अपनी माँ के संग। इस बात की सज़ा तो आपको मिलकर ही रहेगी। काजल सुबह दादी को लेने से पहले ही पुलिस स्टेशन जाकर अपने माँ बाप के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा कर आई थी। अब थोड़ी ही देर में पुलिस इंस्पेक्टर साहब घर पहुंच जाते हैं और मोहिनी जी को हरासमेंट करने के जुर्म में दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। तभी मोहिनी जी पुलिस इंस्पेक्टर को कहती है, इंस्पेक्टर साहब ज़रा 1 मिनट रुकिए, और संजय के पास जाते ही उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा खींचते हुए मारती हैं। कहती है, भगवान ऐसी औलाद किसी को मत देना, इससे तो हर माँ बाप को बे औलाद ही रख देना। तभी संजय को शायद अपने किए का पछतावा हो रहा था और अपनी माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन मोहिनी जी उसे माफ़ नहीं करती और इंस्पेक्टर से कहती हैं, ले जाइए मेरी नज़रों से इसे दूर। दोनों बहू बेटों को मोहिनी जी को परेशान करने के जुर्म में 5 साल की सज़ा हो जाती है और उधर काजल और मोहिनी जी खुशी खुशी रहने लगती हैं। और काजल आज अपनी दादी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाती है। विदेश में पढ़ाई करने की वजह से उसे यहाँ बहुत बड़ी कंपनी में जॉब ऑफ़र होती है और दोनों दादी पोती अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने लगती हैं। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? काजल ने अपनी दादी को न्याय दिलाने के लिए जो किया अपने माँ बाप के संग, क्या वो सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के संग में। जय श्री राम दोस्तों। और बाजू में लगे घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिर से आप सभी को जय श्री राम।